टेक्सास के एक मेड स्पा के पूर्व मालिक और उस व्यवसाय के मेडिकल डायरेक्टर दोनों पर हत्या के आरोप लगे हैं जब एक महिला आईवी इन्फ्यूजन के लिए गई थी और जिंदा बाहर नहीं आ सकी। हम उन कथित तौर पर खतरनाक तरीकों की जांच कर रहे हैं जो छुपकर हो रहे थे और पता कर रहे हैं कि अधिकारियों को आरोप लगाने में सालों क्यों लगे। साइड बार में आपका स्वागत है, जिसे लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मैं जेसी वेबर हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हमारे स्पॉन्सर ऐप अपसाइड के बारे में बताना चाहता हूं, जो अतिरिक्त कैशबैक देता है। रोजमर्रा की खरीदारी जैसे पेट्रोल, किराना, टेकआउट पर एक्स्ट्रा कैशबैक पाएं। बस अपसाइड ऐप फ्री डाउनलोड करें, 1,00,000+ लोकेशंस में ऑफर क्लेम करें और कार्ड से पेमेंट करें। आप खरीदारी को वेरीफाई करते हैं और बस ऐसे ही पैसे वापस मिल जाते हैं। मान लीजिए मुझे पेट्रोल भरवाना है या किसी रात टेकआउट लेना है। मैं सबसे पहले अपसाइड ऑफर सर्च करूंगा और जैसे ही मैं खर्च करता हूं, पैसे मेरे ऐप में आ जाते हैं, जिन्हें मैं सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूं। ओह, और वैसे भी अपसाइड के नियमित यूजर्स औसतन साल में $154 वापस कमाते हैं। तो अपना कैशबैक पाना शुरू करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या क्यूआर कोड स्कैन करें और प्रोमो कोड साइड बार का इस्तेमाल करें ताकि अपनी पहली टंकी पेट्रोल पर हर गैलन पर 25 सेंट का अतिरिक्त बोनस पा सकें। जुलाई 2023 में 47 साल की जेनिफर क्लीवलैंड स्पा में एक दिन बिताने के लिए उत्साहित थीं। टेक्सास की 4 बच्चों की मां और लोकल रेडियो कर्मचारी ने फेसबुक पर लिखा, एम्बर जॉनसन का लक्स मेड स्पा आपको खूबसूरत दिखाएगा और खूबसूरत महसूस कराएगा। लेकिन अगले ही दिन जेनिफर की मौत हो गई। वो स्पा के अंदर बेहोश हुईं और अस्पताल में मृत घोषित कर दी गईं। तब से कई जांचें शुरू हुईं और टेक्सास में जेनिफर के नाम पर नया कानून बना ताकि राज्य में मेड स्पा को और सुरक्षित बनाया जा सके। हम इस पर बात करेंगे। अब हमें पता चला है कि उस व्यवसाय की मालिक एम्बर जॉनसन और स्पा के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर माइकल गैलाघर पर कुल मिलाकर 39 आरोप लगे हैं। ये हाल ही में दायर किए गए अभियोगों के अनुसार है। दोनों ने इस हफ्ते फ्रीस्टोन काउंटी टेक्सास में अधिकारियों को सरेंडर किया और जमानत ले ली, KWTX के मुताबिक। लेकिन हम यहां तक पहुंचे कैसे, है ना? उस मेड स्पा के अंदर जेनिफर के साथ क्या हुआ था? 2 लोगों पर गंभीर आपराधिक आरोप क्यों हैं? मैं इसकी गहराई में जाना चाहता हूं। इसमें एक सिविल पहलू भी है जिस पर हम चर्चा करेंगे। अब जॉनसन के वकील डेविड ई मूर ने KWTX को पुष्टि की कि जेनिफर 10 जुलाई को लक्स मेड स्पा गई थीं, जहां जॉनसन ने उनके लिए आईवी ट्रीटमेंट शुरू किया था। मूर ने बताया कि जेनिफर ने सहमति पत्रों पर साइन किए थे, जिनमें लिखा था कि वो दवा पर नहीं है, कोई पुरानी बीमारी नहीं है और डॉक्टर की देखरेख में नहीं है। करीब 20 मिनट बाद इलाज शुरू होने पर जेनिफर ने जॉनसन से कहा कि वो ठीक नहीं है। जॉनसन ने बैठने और गहरी सांस लेने को कहा, लेकिन जेनिफर बेहोश हो गईं। अब मूर कहते हैं कि जॉनसन ने जेनिफर पर CPR शुरू किया और तभी कथित तौर पर उन्हें उनकी ब्रा में एक वेब पेन मिला। हम थोड़ी देर में इस पर और बात करेंगे कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। यह संभवतः महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन जॉनसन कथित तौर पर जेनिफर को कुछ समय के लिए होश में लाने में सक्षम थीं। ये मूर ने KWTX को बताया। लेकिन फिर जेनिफर ने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया। जॉनसन ने SPA के काउंटर के फोन से 2 बार 911 कॉल की कोशिश की, कहा लाइन व्यस्त थी और जवाब नहीं मिला। मैं जानना चाहता हूं कि उन कॉल्स के फोन रिकॉर्ड्स हैं या नहीं। आखिरकार वह अपने सेलफोन से कॉल करने में सफल रहीं, उनके वकील के अनुसार। EMS ने जेनिफर को अस्पताल पहुंचाया, पर पुलिस ने KWTX को बताया कि रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। अब आउटलेट KSNTV ने जेनिफर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में रिपोर्ट की, जिसमें जाहिर तौर पर कहा गया कि जेनिफर को उद्धरण एक आईवी इन्फ्यूजन दिया गया, जिसमें विटामिन B कॉम्प्लेक्स, एस्कॉर्बिक एसिड, साइनोकोबालामिन और TPN इलेक्ट्रोलाइट्स शामिल थे। अब साइनोकोबालामिन B12 का एक रूप है। यह विटामिन की कमी के इलाज के लिए दिया जाता है, लेकिन टेक्सास मेडिकल बोर्ड के अनुसार TPN इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करें, क्योंकि इसमें मौजूद पोटेशियम क्लोराइड जटिलताएं पैदा कर सकता है। KWTX की रिपोर्ट के अनुसार जेनिफर की अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण अनिश्चित कारणों से अचानक हृदय गति रुकना बताया गया है। मृत्यु का तरीका प्राकृतिक, दुर्घटना, आत्महत्या या हत्या अज्ञात बताया गया, जिस पर बचाव पक्ष के वकील काम कर सकते हैं। अगर कोई बात निश्चित नहीं, तो क्या उचित संदेह रह सकता है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इस समय अंतःशिरा चिकित्सा आईवी थेरेपी को योगदान देने वाला कारक मानना या न मानना निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। हालांकि आईवी बैग घटनास्थल से बरामद किया गया था
और उसके अंदर की सामग्री की जांच की गई, जिसमें टीपीएन इलेक्ट्रोलाइट्स जाहिर तौर पर मौजूद थे। ये भी आरोप लगाया गया था कि जेनिफर को हर हफ्ते इन्फ्यूजन दिया जा रहा था, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया गया कि किस प्रकार का इन्फ्यूजन दिया जा रहा था या कितने समय से दिया जा रहा था। ये जानकारी KWTX के अनुसार है। अब दूसरी दलील है ना? जॉनसन, जो एसपीए के मालिक हैं, के पास जाहिर तौर पर या रिपोर्ट के अनुसार मेडिकल लाइसेंस नहीं था। कहा गया कि उन्हें प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाएं हासिल करने या देने की इजाजत नहीं थी। अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने इस पाबंदी को डॉक्टर माइकल गैलाधर के साथ मिलकर दरकिनार किया, जो टेक्सास के एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और एसपीए के मेडिकल डायरेक्टर हैं। जेनिफर की मौत वाले दिन वकील के अनुसार गैलाघर फ्रिस्को, टेक्सास क्लिनिक में 100 से अधिक मील दूर थे, लेकिन जॉनसन ने कथित रूप से गैलाघर के क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके दवाएं लीं। याद है, मैंने उस वेब का जिक्र किया था जो जॉनसन को सीपीआर देते वक्त मिला। वकील मूर ने KWTX को बताया कि उन्होंने मिस क्लीवलैंड की ब्रा में छुपे वेपन की जांच नियंत्रित पदार्थों के लिए करने को कहा था। अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अनिश्चित कारणों से अचानक हृदय गति रुकने से मृत्यु का उल्लेख किया गया। साथ ही पोस्टमार्टम टॉक्सिकोलॉजी में ट्रेमाडोल और ट्राजोडोन की उपस्थिति पाई गई, जिनमें से कोई भी एम्बर जॉनसन द्वारा नहीं दिया गया था। तो टेक्सास अटॉर्नी जनरल का कार्यालय ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने इसे ग्रैंड जूरी के सामने पेश किया और जॉनसन व गैलाघर के खिलाफ फ्रीस्टोन काउंटी में अभियोग पत्र प्राप्त किए। अभियोग पत्र के अनुसार ग्रैंड जूरी ने जॉनसन पर 14 आरोप लगाए, जिनमें फेलोनी मर्डर, सेकेंड डिग्री मैनस्लॉटर, आपराधिक लापरवाही से हत्या, खतरनाक ड्रग की डिलीवरी के 9 आरोप, बिना लाइसेंस के चिकित्सा का अभ्यास करना और भौतिक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ या उसे गढ़ना शामिल है। गैलाघर के पर उनके अभियोग पत्र के अनुसार और भी ज्यादा आरोप लगे हैं, लेकिन इनमें से कई आरोप जॉनसन के आरोपों से मिलते जुलते हैं। फेलोनी मर्डर, सेकेंड डिग्री मैनस्लॉटर, आपराधिक लापरवाही से हत्या, खतरनाक ड्रग डिलीवरी के 9 आरोप, बिना लाइसेंस व टेक्सास ऑक्यूपेशंस कोड का उल्लंघन कर चिकित्सा अभ्यास। और अदालत के कागजातों में भी ऐसा लगता है कि हर आरोपी के लिए कितनी जमानत तय की जानी चाहिए, इसका हिसाब लगाया गया है, क्योंकि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉनसन ने खुद को पुलिस के हवाले किया और $69,000 की जमानत जमा की। गैलाघर $96,500 की जमानत पर जेल से रिहा हुआ। मैं इन कथित अपराधों की ज्यादा जानकारी जानना चाहता हूं। हम इसे 1 मिनट में आलिया रॉबर्ट्स के साथ विस्तार से देखेंगे। इसमें लिखा है, उद्धरण, एम्बर जॉनसन करीब 10 जुलाई 2023 को क्या वहीं फेलोनी की या फेलोनी करने का प्रयास किया, जैसे बिना लाइसेंस चिकित्सा करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, खतरनाक दवा देना या कोई ऐसा कृत्य जो मानव जीवन के लिए खतरनाक हो, जैसे जेनिफर क्लीवलैंड को टीपीएन इलेक्ट्रोलाइट्स देना जिससे उनकी मृत्यु हुई। फेलोनी मर्डर कुछ अलग होता है ना? ये नहीं कहा जा रहा कि आपने जेनिफर की हत्या का इरादा किया, लेकिन आपने एक फेलोनी की या फेलोनी करने का इरादा किया और उसके परिणाम स्वरूप किसी की मृत्यु हुई। मैनस्लॉटर और आपराधिक लापरवाही से हत्या के आरोप शब्दों में मिलते जुलते हैं, लेकिन इनके मानक अलग हो सकते हैं, जैसे उद्दाम लापरवाही या लापरवाही। खतरनाक दवा देने के हर आरोप में वे अलग अलग दवाओं का नाम लेते हैं, जो जॉनसन ने जेनिफर को आईवी कॉकटेल के रूप में दीं, और बताते हैं कि इन दवाओं पर केवल RX लिखा होना चाहिए। मैं खास तौर पर आरोप संख्या 14 को उजागर करना चाहता हूं। आखिरी आरोप है कि एम्बर जॉनसन ने 7 मई 2025 के आसपास भौतिक साक्ष्य से छेड़छाड़ या उसे गढ़ा, जैसा कि ग्रैंड जूरी ने बताया। ये जानते हुए कि एक जांच या आधिकारिक कार्यवाही लंबित थी या चल रही थी, यानी जेनिफर क्लीवलैंड की मौत की जांच। एक रिकॉर्ड या दस्तावेज बनाना, प्रस्तुत करना या उपयोग करना, यानी एक रिकॉर्ड या दस्तावेज जिसमें निम्नलिखित अतिरिक्त नोट्स शामिल हैं, और टीपीएन इलेक्ट्रोलाइट्स 10 मिलीलीटर और दिनांक 10 जून 2023 जोड़ें। इसकी झूठी होने की जानकारी के साथ और जांच या आधिकारिक कार्यवाही के परिणाम या दिशा को प्रभावित करने के इरादे से। ये तो काफी गंभीर आरोप है। हमने क्लीवलैंड एटॉल बनाम मैकेसन एटॉल केस देखा, जिसका यहाँ उल्लेख था। जेनिफर के परिवार ने मैकिसन मेडिकल सर्जिकल पर मुकदमा किया, जो टीपीएन इलेक्ट्रोलाइट्स जैसी दवाएं और सप्लाई वितरित करती है। अन्य नामित प्रतिवादी हैं डॉक्टर गैलाघर, लक्समेड स्पा और एम्बर जॉनसन। और वादी की मूल याचिका, जो जनवरी 2025 में दायर की गई थी, हमें लक्समेड स्पा के बारे में और जानकारी देती है। याचिका के अनुसार प्रतिवादी एम्बर जॉनसन, जिनके बारे में सूचना और विश्वास के आधार पर कहा गया है
कि वे पहले एक शिक्षक की सहायक थीं, ने 2023 वसंत में मेडिकल स्पा खोलने का विचार किया। चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण या लाइसेंस की कमी के बावजूद एम्बर जॉनसन ने वर्थम, टेक्सास में लीज ले ली, जबकि गैर चिकित्सक ऐसे संस्थानों के बहुसंख्यक मालिक नहीं हो सकते। उन्होंने 12 अप्रैल 2023 को लक्स मेड स्पा बाय एम्बर जॉनसन एलएलसी शुरू किया और अगले महीने भव्य उद्घाटन किया। ये केवल आरोप हैं, पर कहानी जारी है। टेक्सास कानून के तहत एक चिकित्सक को मेडिकल स्पा का बहुसंख्यक मालिक होना चाहिए और स्पा को एक पेशेवर संगठन के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए, जैसे कि पीए प्रोफेशनल एसोसिएशन, पीएएलएलसी प्रोफेशनल लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी या पीसी प्रोफेशनल कॉरपोरेशन। जब जॉनसन ने लक्स मेड स्पा की स्थापना की, तो इसे एक एलएलसी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था और उन्हें एकमात्र मालिक के रूप में पहचाना गया था। अब संक्षिप्त विवरण में गैलाघर के कथित रूप से व्यवसाय से जुड़े होने के बारे में और भी कथित जानकारी दी गई है। जॉनसन ने एक मित्र के जरिए डॉक्टर माइकल गैलाघर से लक्स मेड स्पा के मेडिकल डायरेक्टर बनने के लिए संपर्क किया। प्रतिवादी डॉक्टर गैलाघर ने कथित तौर पर मेडिकल डायरेक्टर के रूप में काम करने के लिए सहमति दी। हालांकि उन्होंने लक्स मेड स्पा के साथ मेडिकल डायरेक्टर समझौते पर कभी हस्ताक्षर नहीं किए और वे वर्थम, टेक्सास से 100 मील से अधिक दूर रहते और काम करते थे। अब इस शिकायत के अनुसार गैलाघर ने असली स्पा उस स्थान पर केवल 3 बार ही दौरा किया। यही मैककेसन की भूमिका शुरू होती है। जब एम्बर जॉनसन ने लक्स मेड स्पा खोला, तो उन्होंने और डॉक्टर गैलाघर ने मैककेसन से ऑनलाइन पोर्टल बनवाया, जिससे बिना मेडिकल प्रशिक्षण वाली जॉनसन सीधे लक्स मेड स्पा के लिए खतरनाक प्रिस्क्रिप्शन दवाएं मंगवा सकी। अब शिकायत का अगला हिस्सा थोड़ा जटिल हो जाता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि जॉनसन किस प्रकार की दवाओं से कथित तौर पर डील कर रही थीं, जबकि फिर से यह आरोप है कि उनके पास कोई मेडिकल अनुभव नहीं था। उद्धरण: मैककेसन ऑर्डरिंग पोर्टल का उपयोग करते हुए प्रतिवादी एम्बर जॉनसन ने टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन इलेक्ट्रोलाइट्स (टीपीएन) इलेक्ट्रोलाइट्स सीधे लक्स मेड स्पा भेजने के लिए ऑर्डर किए। टीपीएन इलेक्ट्रोलाइट्स को टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के साथ आईवी फीडिंग में उन मरीजों के लिए दिया जाता है जो मुंह से खाना नहीं ले सकते। मैककेसन द्वारा वितरित फाइजर पैकेज इंसर्ट में लिखा था कि टीपीएन इलेक्ट्रोलाइट्स को प्रशासन से पहले टीपीएन सॉल्यूशन में पतला करना जरूरी है। टीपीएन इलेक्ट्रोलाइट्स आईवी कॉकटेल के लिए नहीं बने हैं। उद्धरण: मरीज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आईवी फीडिंग इन्फ्यूजन, खासकर जब इलेक्ट्रोलाइट्स जोड़े जाते हैं, तो उन्हें एक अत्यधिक निगरानी वाले भर्ती रोगियों वाले अस्पताल के वातावरण में दिया जाना चाहिए, जहां आपातकालीन पुनर्जीवन उपकरण और प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध हों। लक्स मेड स्पा न तो स्वास्थ्य सुविधा थी, न वहां प्रशिक्षित स्वास्थ्य सेवा प्रदाता या आपातकालीन पुनर्जीवन उपकरण थे। याचिका में कहा गया कि मिस जॉनसन के वकील ने बताया, जेनिफर बेहोश होकर जमीन पर गिर गईं और उनकी नब्ज नहीं चल रही थी। बाद में जब आईवी बैग मिला तो वो खाली था, जिससे पता चला कि एम्बर जॉनसन ने जेनिफर क्लीवलैंड को टीपीएन सॉल्यूशन में 8 से 12 घंटे में दिए जाने वाले इलेक्ट्रोलाइट्स 30 मिनट से कम समय में दे दिए। मुकदमे में आरोप है कि मैककेसन ने ऐसा सिस्टम बनाया जिससे खतरनाक दवाओं की आसान डिलीवरी हुई और मेडिकल स्पा को टीपीएन इलेक्ट्रोलाइट्स भेजने का एक अनुमानित परिणाम मौत हो सकता है। यहां तक कि टेक्सास मेडिकल बोर्ड, जिसने जेनिफर की मौत की जांच की थी, ने भी निष्कर्ष निकाला कि मेडिकल स्पा में टीपीएन इलेक्ट्रोलाइट्स का कोई ज्ञात उपयोग या चिकित्सीय संकेत नहीं है। सभी पक्षों पर लापरवाही का व्यक्तिगत मुकदमा चल रहा है और वादियों ने स्वास्थ्य देखभाल देता दावा भी दायर किया है। परिवार $1 मिलियन या उससे अधिक की क्षतिपूर्ति की मांग कर रहा है। उद्धरण: जैसा कि यहां उल्लेख किया गया है, लक्स मेड स्पा की लापरवाही के प्रत्यक्ष और निकटतम परिणाम के रूप में जेनिफर क्लीवलैंड की मृत्यु हो गई और वादी अपनी व्यक्तिगत और प्रतिनिधि हैसियत में पत्नी और मां को खोने की भावनात्मक पीड़ा, उसका प्यार, सहारा और साथ तथा उसकी आर्थिक सहायता का अनुभव कर रहे हैं और करते रहेंगे। वैसे मैककेसन ने इस मुकदमे को खारिज करवाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। एक जज ने इसे खारिज करने से मना कर दिया। कोर्ट डॉकेट के अनुसार मामला अभी भी चल रहा है। इस साल पतझड़ में जूरी ट्रायल के लिए इसकी तारीख तय है। वर्तमान आपराधिक मामले पर वापस आते हुए मैंने बताया था कि डॉक्टर गैलाघर के आरोप जॉनसन के आरोपों के समान हैं, लेकिन उन पर यह आरोप भी है कि उन्होंने कथित तौर पर जॉनसन को अपना मेडिकल लाइसेंस इस्तेमाल करने दिया।
उन पर उसकी अपराध में उसकी सहायता करने और उसे बढ़ावा देने का भी आरोप है। काउंट 19 में लिखा है, ग्रैंड जूरी ने पेश किया कि माइकल गैलाघर ने लगभग 10 जुलाई 2023 को ऐसा किया। टेक्सास ऑक्यूपेशंस कोड का उल्लंघन करते हुए चिकित्सा का अभ्यास किया। सीधे या परोक्ष रूप से उस व्यक्ति अर्थात एम्बर जॉनसन को चिकित्सा का अभ्यास करने में सहायता या समर्थन किया, जिसे टेक्सास मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सा का अभ्यास करने का लाइसेंस नहीं है। जेनिफर की मृत्यु के बाद टेक्सास मेडिकल बोर्ड के अनुशासनात्मक पैनल ने गैलाघर का मेडिकल लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित किया, यह कहते हुए कि उनके कार्य टेक्सास के लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा थे। अब उनका लाइसेंस कड़ी शर्तों के साथ बहाल कर दिया गया है। टेक्सास मेडिकल बोर्ड के अनुसार वे डॉक्टरों, सहायक डॉक्टरों या नर्सों की निगरानी या दवा लिखने का अधिकार सौंपने के लिए अधिकृत नहीं है। उन्हें निगरानी और चिकित्सकीय पर्यवेक्षण पर एक कक्षा में भाग लेना पड़ा। वैसे वो स्पा अब बंद हो चुका है। मैं बताना चाहता हूं कि इस त्रासदी से अच्छी खबर भी है। मेरा मतलब है, उसमें से कुछ अच्छा निकालना मुश्किल है। लेकिन जेनिफर का कानून सितंबर 2025 में लागू हुआ। यह कानून टेक्सास में सभी आईवी उपचार केवल लाइसेंस प्राप्त पेशेवर द्वारा देने को अनिवार्य करता है। एडवोकेसी समूह और विधायकों को उम्मीद है कि इस विधेयक से राज्य के आईवी थेरेपी केंद्र सुरक्षित बनेंगे। लेकिन देखिए, गैलाघर और जॉनसन, अगर इन आरोपों में वे दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें दशकों तक जेल की सजा हो सकती है। और मैं आपराधिक मामले, दीवानी मामले और ये दोनों कैसे एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा और समझना चाहता हूं। चलिए इसमें गहराई से बात करते हैं। ठीक है, तो मैं इस बारे में थोड़ा और बात करना चाहता हूं। मैं आलिया रॉबर्ट्स को बुलाना चाहता हूं, जो ट्रायल अटॉर्नी हैं और इन मुकदमों में विशेषज्ञ हैं। मैं जिज्ञासु भी हूं। ये एक अलग तरह का मामला है ना? मेरा मतलब है, क्या आप ऐसे कदम दोनों शायद दीवानी दृष्टिकोण से, लेकिन आपराधिक दृष्टिकोण से भी देखते हैं? क्या आपने ऐसा कुछ पहले देखा है? धन्यवाद बुलाने के लिए जेसी वेबर। मैंने इसे आमतौर पर दीवानी मुकदमेबाजी के नजरिए से देखा है, आपराधिक नजरिए से कम देखा है। मैं बहुत उत्सुक थी ये देखने और पढ़ने के लिए कि शिकायतों में क्या अंतर है। मैं ये जानकर भी बहुत उत्सुक हूँ कि उन्होंने वास्तव में दोनों आरोपियों पर हत्या का आरोप लगाया है। फेलोनी मर्डर सही है। तो ऐसा नहीं है कि यह जानबूझकर किया गया, जैसे कि उन्होंने जेनिफर को मारने का इरादा किया हो, बल्कि यह विचार है कि आप जानबूझकर एक फेलोनी कर रहे थे। सही है। जब दवा नहीं देनी थी आपने दी और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। क्या यह असामान्य नहीं है? मुझे लगता है ऐसी परिस्थितियों में ये सामान्य है। अभियोजन पक्ष अक्सर संदेश देना चाहता है। मुझे यही तरीका सबसे उपयुक्त लगता है। ये आपराधिक व्यवहार है। हम इसे टेक्सास दंड संहिता के तहत आरोपित कर सकते हैं। इसलिए हमें उन अन्य व्यक्तियों को रोकना चाहिए जो इस तरह का व्यवहार करने के बारे में सोच रहे हैं या जो पहले से ही इस व्यवहार में लिप्त हैं। इसे नीचे रखो, अभी रुक जाओ और यहाँ से चले जाओ, वरना आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है। एक जूरी को किन बातों पर विचार करना चाहिए? फेलोनी मर्डर, मैनस्लॉटर या आपराधिक लापरवाही से हत्या में किस प्रकार के सबूत देने होंगे? पहली बात, हमें इरादे यानी मेंस रिया देखना होता है। मैनस्लॉटर में इरादे पर बहस नहीं करनी पड़ती क्योंकि वहाँ फेलनी होती है। हमारे पास बिना लाइसेंस के चिकित्सा करने का इरादा है ना? लाइसेंस प्राप्त मेडिकल प्रैक्टिशनर हुए बिना दवा देने का इरादा। इस बिंदु पर जूरी को बस जानना है कि ये लोग डॉक्टर, नर्स या लाइसेंस प्राप्त नर्स प्रैक्टिशनर नहीं हैं। उनका मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है। वे असिस्टेंट या स्पा से जुड़ी किसी चीज में काम करते हैं। और जब आपके पास वो फेलनी वाला पहलू आ जाता है, जब ये सब एक साथ हो जाता है और किसी की मौत हो जाती है ना, इसके परिणाम स्वरूप एक पीड़ित है और वो पीड़ित अब जीवित नहीं है। मुझे लगता है कि ये साबित करना जरूरी है कि उनके पास मेडिकल बैकग्राउंड नहीं था और उनके व्यवहार से ही व्यक्ति की मौत हुई। यही असल में जूरी को जानना जरूरी है। और लापरवाही और गैर जिम्मेदारी थोड़ी अलग होती हैं। लेकिन अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि आपने ऐसा कुछ किया जिसके लिए आपके पास अधिकार नहीं था, तो वो काफी खतरनाक है। मुझे लगता है आप उन सभी खानों पर टिक लगा सकते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये थोड़ा अलग है ना, क्योंकि जाहिर है जैसा आपने कहा, लापरवाही और गैर जिम्मेदारी अलग अलग हैं। मुझे लगता है कि दोनों के लिए आरोप लगाना समझदारी थी, क्योंकि अगर आप कहते हैं ओ कोई लापरवाही नहीं थी, क्योंकि अगर मैं, आप जानते हैं ये लोग, अगर मैं प्रतिवादी हूं तो मैं कहूंगी कि मैंने ये थेरेपी कई बार की है, कभी किसी की मौत नहीं हुई। और मुझे लगता है कि उन्होंने कहा था कि जब वे सीपीआर दे रहे थे तो उसकी ब्रा में एक वेप था, तो वे ये कहने की कोशिश करेंगे कि ओ वेपिंग का इससे कुछ लेना देना था। लेकिन अगर मैं डिफेंस हूं तो मैं कहूंगी कि मैंने ये थेरेपीज कई बार दी है और कभी किसी की मौत नहीं हुई।
तो इसी वजह से वे गंभीर लापरवाही के आरोप से बच सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें साधारण लापरवाही बनती है, क्योंकि भले ही आपने इसे कई बार किया हो, बस एक बार की गलती काफी है। और जैसा कि हम अभी देख रहे हैं, एक जान चली गई। तो हाँ, मूल रूप से मेरा मतलब है हाँ, वो वे पेन वाकई में बहुत दिलचस्प है। और साफ तौर पर कहें तो जब तक दोषी साबित नहीं हो जाते, वे निर्दोष हैं। यहाँ अभी भी सबूत पेश करने की जरूरत है और देखना है कि वे इसे कैसे करेंगे। मुझे ये दिलचस्प लगा, अगर मैं सही पढ़ रहा हूँ, शायद मैं नहीं पढ़ रहा, लेकिन जेनिफर की मौत 2023 में हुई थी। मेरी समझ के अनुसार यह मामला ग्रैंड जूरी के सामने जनवरी 2026 में पेश हुआ था। इतनी देर क्यों लगी? क्या ये असामान्य है या केस की जटिलता वजह है? इसके कई कारण हो सकते हैं, है ना? मुझे लगता है कि ये तय करना कि हम आपराधिक रूप से आगे बढ़ेंगे या नहीं, निश्चित रूप से इसमें भूमिका निभा सकता है कि आपके पास ग्रैंड जूरी के सामने पेश करने के लिए सभी जरूरी सबूत हों। ये कुछ इतना साधारण भी हो सकता है कि कुछ महत्वपूर्ण सबूत देर से मिले हों और वे ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनके पास वे सबूत हों ताकि उन्हें ग्रैंड जूरी के सामने पेश किया जा सके। ये भी हो सकता है कि पर्दे के पीछे अभियोजन पक्ष की ओर से कुछ ऐसी बातें चल रही हों जिनको लेकर वे निश्चित नहीं थे कि क्या इसे सिर्फ एक सिविल केस रहने दें या फिर आपराधिक आरोप भी लगाए जाएं। ये भी साधारण हो सकता है कि परिवार ने पैरवी की हो और अभियोजन पक्ष ने उपलब्ध जानकारी के आधार पर आपराधिक आरोप न लगाने का फैसला किया हो। शायद जैसे जैसे उन्हें अधिक जानकारी और सबूत मिले, उन्होंने आपराधिक आरोप लगाने का निर्णय लिया। जेनिफर ने कथित तौर पर एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। अगर ऐसा है, तो इससे देयता के मामले में, चाहे वह सिविल हो या आपराधिक, क्या फर्क पड़ता है? दोनों संदर्भों में प्रतिवादी तर्क देंगे कि जेनिफर ने इस छूट पत्र पर हस्ताक्षर कर अपने सभी अधिकार जैसे मुकदमा करने का अधिकार छोड़ दिए थे, किसी भी प्रकार के सिविल मुकदमे से जुड़े आरोपों के लिए। हालांकि आपराधिक मामलों में वो छूट पत्र, भले ही मुझे यकीन है कि प्रतिवादी उसे पेश करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। मैंने आप पर मुकदमा न करने के लिए एक छूट पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अब मैं जीवित नहीं हूँ, तो भले ही मैं इस फॉर्म पर साइन कर दूं, मुझे यकीन है कि कोई भी इस बात से सहमत नहीं होगा कि मैं इस इलाज के कारण मरने पर किसी तरह का उपाय पाने के अपने अधिकार छोड़ रही हूँ। या फिर ये तर्क भी है कि मैंने उस समय जो तथ्य मेरे सामने प्रस्तुत किए गए थे, उन्हीं के आधार पर सहमति दी थी। अगर कोई जानकारी कथित रूप से छुपाई गई थी, तो वो शायद इससे बाहर निकलने का एक तरीका हो सकता है। मेडिकल लापरवाही की सीमा क्या होती है? हमने पहले भी ऐसे कई मामले देखे हैं, जहां कोई व्यक्ति किसी प्रक्रिया के लिए जाता है और कुछ हो जाता है। अगर वे बच जाते हैं, तो वे इससे आहत और सदमे में होते हैं, उन्हें चोट लगती है, वे मुकदमा दायर कर सकते हैं। अगर वे नहीं बचते, तो परिवार मेडिकल लापरवाही या गलत मृत्यु का मुकदमा कर सकते हैं, न कि आपराधिक कार्रवाई। वह सीमा क्या है और उसे कौन तय करता है? तो मेडिकल लापरवाही में सबसे पहली बात यह है कि ये नागरिक मामला है ना? मेडिकल लापरवाही एक सिविल मुकदमा है। जब आप मेडिकल लापरवाही की बात करते हैं तो पूछते हैं कि मेडिकल प्रोफेशनल्स के कदम मेडिकल देखभाल के मानक से नीचे थे या नहीं। इसका मतलब है कि डॉक्टर के रूप में मरीजों के प्रति हमारी जिम्मेदारी होती है। कुछ दिशा निर्देश होते हैं जिनका पालन जरूरी है, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशनल्स ने शपथ ली होती है। तो अगर आप जो देखभाल दे रहे हैं, यानी उस व्यक्ति पर जो कार्य कर रहे हैं, वे देखभाल के मानक से कमतर साबित होते हैं, जिसका मतलब है कि सभी डॉक्टर इस बात से सहमत होंगे कि अगर हमारे पास यही मरीज इन्हीं परिस्थितियों में होता, तो हम कुछ खास व्यवहार नहीं करते। यही तरीका है जिससे हम कदाचार में आते हैं। जब आपराधिक पहलू की बात होती है तो हम कहते हैं कि इन लोगों ने कानून के मानकों से भी कम काम किया। मुझे लगता है कि ये पूरा मामला आपराधिक अदालत में इसलिए जाता है क्योंकि ये लोग बिना उचित लाइसेंस के चिकित्सा का अभ्यास कर रहे थे, जो चिकित्सा का अभ्यास करने के लिए जरूरी था। तो अब संगीन अपराध वाला पहलू ये है कि मैं बिना जरूरी प्रमाण पत्रों के चिकित्सा का अभ्यास कर रही हूँ और मेरे इस व्यवहार के कारण जो मैंने किया, अब किसी ने दुर्भाग्यवश अपनी जान गंवा दी है, और इसी तरह हम आपराधिक पहलू में आते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत सारे आरोप और संभावित सबूत जॉनसन और गैलाघर के बीच आपस में जुड़े हुए हैं। क्या आप ऐसी स्थिति देखते हैं जहां अगर दोषी ठहराया जाता है तो वो दोनों के खिलाफ होगा? या क्या आप ऐसे हालात देखते हैं जहां एक पर दूसरे की तुलना में ज्यादा जिम्मेदारी, शायद ज्यादा जिम्मेदारी हो सकती है? मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं। क्या उनके लिए अलग-अलग संभावित नतीजे हो सकते हैं?
देखिए, ये इस पर निर्भर करता है कि आरोपी अपना केस कैसे तैयार करते हैं। अगर दोनों के वकील अलग हैं और वे एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं तो मामला अलग होगा। कोई कहेगा, मुझे लगता है गैलागर सुपरवाइजर है। वो कहेंगे, मुझे उस व्यवहार की जानकारी नहीं थी, माफ कीजिए, मैंने पुष्टि नहीं की थी, मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है, इसलिए मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए क्योंकि मैंने उस व्यवहार में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन एक और दृष्टिकोण हो सकता है जहां वे कहेंगे कि मुझे गैलेगर ने सुपरवाइज किया था क्योंकि गैलेगर ने मुझे बताया था कि ये सब कैसे करना है, इसे वास्तव में कैसे देना है। उन्होंने मुझे बताया था क्या करना है और मैं जानकारी के लिए उन्हीं पर निर्भर थी। नोट्स में बदलाव के समय भी एक अहम बात थी। मुझे लगता है कि चार्ट में नोट्स को बदला गया था और मुझे नहीं पता कि ये कैसे तय किया जाएगा कि पीड़िता के गुजर जाने के बाद उन बदलावों को किसने किया। मिस क्लीवलैंड का निधन हो गया था। उन्होंने चार्ट में वापस जाकर उसमें छेड़छाड़ शुरू कर दी, मेडिकल चार्ट के साथ, घटना के बाद। तो ये इस पर निर्भर करता है कि क्या ये पता लगाया जा सकता है कि ऐसा कौन कर रहा था। तो इससे दोनों प्रतिवादियों को भी इसमें जोड़ा जा सकता है ताकि दोनों को जिम्मेदार ठहराया जा सके। इसका आपसी संबंध क्या है? मुकदमे और आपराधिक मामले के बीच क्या संबंध है? क्योंकि कभी-कभी, और अगर मैं गलत हूं तो बताइए, अगर दोनों मामलों में वही प्रतिवादी हों, तो क्या आपराधिक मामला चलने तक मुकदमेबाजी रोक या स्थगित नहीं कर सकते? या ये कैसे होता है? बिल्कुल सही जेसी, आप सही कह रही हैं। आपराधिक मामले, आप जानती हैं, आमतौर पर आपराधिक मामलों की सुनवाई पहले होती है क्योंकि आपराधिक मामले के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को, आप जानती हैं, अपनी जिंदगी खोने का भी खतरा हो सकता है ना? जहां तक स्वतंत्रता की बात है, जहां तक जेल जाने की बात है, आपके पास अब अधिकार नहीं रहते। आपराधिक मामलों की सुनवाई पहले होती है क्योंकि इसमें आपके अधिकार व स्वतंत्रता दांव पर होते हैं, जबकि दीवानी मामले पैसों से जुड़े होते हैं। और साथ ही आप कुछ भी ऐसा नहीं कहना चाहेंगे जिससे आपराधिक मुकदमे में आपके अधिकारों को खतरा हो, है ना? मेरा मतलब है, क्योंकि दीवानी मामले में आपकी गवाही देने के लिए मजबूर करने के और भी तरीके होते हैं, और आप कुछ भी ऐसा नहीं कहना चाहेंगे जिसे आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके, और आपराधिक मामले में आपके आत्मदोषारोपण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन हो। तो इसका मौका है कि ऐसा ही होगा। दूसरे शब्दों में, हम दीवानी मामले से पहले आपराधिक मामले का नतीजा देखेंगे। आपराधिक मामले में जो होता है वही जरूरी नहीं कि दीवानी मामले में भी हो, क्योंकि दोनों के मानक अलग होते हैं। सही है? बिल्कुल बिल्कुल, और यही मैं कहने वाली थी जेसी। हमारे पास यहाँ दो अलग अलग मानक हैं, है ना? आपराधिक मामलों में संदेह से परे का मानक होता है और दीवानी मामलों में सबूतों का पल्लड़ा भारी होना चाहिए। तो यहाँ दो अलग अलग मानक हैं। एक मानक काफी कम है, इसी वजह से मैं लगभग 100% निश्चित हूँ कि आपराधिक मामला पहले आगे बढ़ेगा। वैसे मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था। टेक्सास मेडिकल बोर्ड के अनुशासनात्मक पैनल ने गैलाघर का मेडिकल लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था, फिर उसे बहाल कर दिया गया। उन्होंने उस पर कड़े नियम लगाए। क्या ये तथ्य दोनों सिविल और आपराधिक मामलों के लिए प्रासंगिक होगा? बिल्कुल, कम से कम इसका इस्तेमाल ये दिखाने के लिए तो होगा कि इस व्यक्ति को लाइसेंस से जुड़ी समस्याएं थीं, है ना? ये छोटी बात हो सकती है, हम कहेंगे हाँ, उनके लाइसेंस में दिक्कत थी क्योंकि वे जरूरी देखभाल के मानक नहीं मान रहे थे। ये दलील अभियोजन पक्ष दे सकता है। मैं निश्चित रूप से उन समय सीमाओं को देख रही हूं जिनमें जाहिर है कोई ना कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करनी पड़ती है या शुरू होती है इससे पहले कि असली फैसला लिया जाए। अगर मैं अभियोजन पक्ष हूं तो देख रही हूं कि उनके पास अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए क्या जानकारी थी, और ये मेरी मुकदमेबाजी से पहले या मुकदमे के दौरान हुआ था। क्या ये मुकदमे के बाद हुआ ताकि तय हो सके कि इस व्यक्ति को मिस क्लीवलैंड की मौत से पहले ही चिकित्सा का अभ्यास नहीं करना चाहिए था? वैसे जेनिफर के कानून के बारे में आपकी क्या राय है? ये सितंबर 2025 में लागू हुआ था। ये कानून टेक्सास में सभी आईवी उपचारों को केवल लाइसेंस प्राप्त पेशेवर से कराने की मांग करता है। मुझे सच में हैरानी होती है कि क्या बहुत से लोग इसे देखकर ऐसा सोचते होंगे, क्या पहले ऐसा नहीं था? क्या पहले ऐसा नहीं हो रहा था? मैं भी उन्हीं में हूँ जेसी, मैं भी यही कहूंगी। तो ये पहले से अनिवार्य क्यों नहीं था, खासकर जब हमारे पास ऐसी चीजें हैं जैसे बहुत से लोग मेड स्पा के बारे में सुनते हैं और सोचते हैं कि ये बस बोटॉक्स या ऐसी चीजों के लिए ही है। लेकिन बोटॉक्स या आईवी थेरेपी जैसी चीजें जो आसान लगती हैं, वे भी आखिरकार चिकित्सा ही हैं। ये अब भी चिकित्सा अभ्यास हैं। अब भी वहाँ एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास लाइसेंस हो, जो सही मात्रा में दवा देना जानता हो, ताकि गलती से किसी की जान न चली जाए। आलिया रॉबर्ट्स, आपने सोचने के लिए बहुत कुछ दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। मैं हमेशा इसकी सराहना करता हूँ।
हमेशा खुशी होती है जेसी वेबर। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। और फिलहाल साइड बार पर हमारे पास आपके लिए बस इतना ही है दोस्तों। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा की तरह कृपया YouTube, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या जहां भी आप अपना पॉडकास्ट सुनते हैं वहां सब्सक्राइब करें। आप हमें NBC के पीकॉक पर देख सकते हैं। मुझे X, Instagram पर फॉलो करें या मेरा न्यूज नेशन शो जेसी वेबर लाइव सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे ईस्टर्न पर देखें। अगली बार मिलेंगे।